देश में जो भारत के ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के लोग हैं, मूल निवासी बहुजन समाज के लोग हैं, उन्हें बेबस और लाचार और गुलाम बनाने के लिए निरंतर प्रयास करती रही है। तो समय समय पे ऐसी चिंगारी इस देश में पैदा होती रही है और एक संघर्ष का एक बड़ा लंबा इतिहास रहा है। अगर हम बात करें तथागत गौतम बुद्ध के उस दौर में इस मनुवादी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए और जो इस देश में मनुवादी व्यवस्था के गुलामी के दंश को झेलने वाला समाज था, उसे निकालने के लिए उन्होंने उसकी शुरुआत पूर्वांचल में वाराणसी जनपद में सारनाथ में उन्होंने 5 भिक्षुओं को धम्म देशना देकर उन्हें धम्म के मार्ग पे चलने के लिए प्रेरित करके उसकी शुरुआत की। इसी पूर्वांचल की सरजमी पे बनारस में महान संत कबीर ने इस देश में मनुवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था से मुक्ति के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन समाज में चलाया और समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन और बदलाव आया। इस देश में इसी पूर्वांचल की सरजमी पे महान संत रविदास ने भी आंदोलन चलाया। तो उन तमाम आंदोलनों को अगर हम सामने रखें तो हर समय इस व्यवस्था को बदलने के लिए समय समय पे हम आपके बीच में ऐसे महापुरुषों का उद्भव हुआ, जन्म हुआ और उन्होंने समाज को मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए उन्होंने संगठित किया और संगठित करके मनुवादी व्यवस्था की जड़ों को भारत में समाप्त करने की दिशा में निरंतर प्रयास किया। एक अटूट कड़ी रही और कालांतर में आगे चल के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब भारत को लोकतांत्रिक और संवैधानिक तौर पे आजादी देने का मामला खड़ा हुआ तो 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे संविधान से इस देश में शोषित पीड़ित वंचित समाज को, खास तौर से जिन्हें मान सम्मान स्वाभिमान से जीवन जीने का हक हासिल नहीं था, उन्हें भारतीय संविधान की वजह से वो सारे अधिकार मिले। आज निरंतर पिछले 75 साल से अगर हम गौर करें तो लगातार बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए गए उस संविधान को इस देश में मनुवादी पार्टियां उसकी जड़ों को सिर्फ कमजोर करने का काम नहीं कर रही है, बल्कि उनमें लिखे प्रत्येक आर्टिकल को कमजोर करने का काम नहीं कर रहे, बल्कि उनको समाप्त करने की दिशा में निरंतर वो काम कर रहे हैं। आज हम गौर करें जिस संविधान की रचना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने की, उसमें 395 आर्टिकल, 12 अनुसूचियां, 22 अध्याय लिखे। प्रत्येक आर्टिकल इस देश के ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के लोगों के फेवर में लिखे, उन्हें हक अधिकार देने के लिए लिखे। लेकिन आज अगर हम गौर करें 75 साल से कांग्रेस बीजेपी जैसी ही मनुवादी पार्टियां केंद्र में शासन सत्ता में रही, उन्होंने 400 से अधिक संशोधन करके, बदलाव करके उन 395 आर्टिकल्स में लिखी गई तमाम हक अधिकार की बातों को उन्होंने निष्प्रभावी करने का काम किया, समाप्त करने का काम किया। आज ये परिस्थितियां निर्माण हो चुकी है, इसलिए मैं कहा करता हूं कि बच के कहां जाएं इस सियासी जंगल से। एक तरफ दरिंदा है, एक तरफ शिकारी है। आज भारत का मूल निवासी समाज दरिंदे और शिकारियों के बीच में फंस चुका है। एक तरफ कांग्रेस नाम का दरिंदा है और दूसरी तरफ बीजेपी नाम के जो है ये दरिंदे लोग हैं। तो आज दरिंदे और शिकारियों के बीच में ये फंसे हुए समाज को निकालने के लिए पिछले 5 दशक से लगभग मान्यवर वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर पे जो प्रयास कर रहा है, उस प्रयास के नतीजे समाज में दिखाई दे रहे हैं। दुश्मन दिन रात जो मूल निवासी बहुजन समाज के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, साजिशें कर रहा है, उन साजिशों का पर्दाफाश करने का काम कोई संगठन कर रहा है, कोई नेतृत्व कर रहा है, तो हम से भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर रहे हैं। आज इस देश में सुप्रीम कोर्ट में जो घटना घटी, सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च पद पे आसीन चीफ जस्टिस बी.आर. गवई के उस समय सुप्रीम कोर्ट के अंदर
जूता फेंका गया। तो साथियों, यह जो जूता फेंका गया, हम आपको संकल्प लेने की जरूरत है। और मैं उन्हें इस मंच के जरिए अपील और आह्वान करना चाहता हूं, इस देश में सुप्रीम कोर्ट के पास वो शक्तियां हासिल है, वो पावर हासिल है, और सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च पद पे आसीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पावर हासिल है इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए। जिस टूल्स का इस्तेमाल करके मनुवादी ताकतें लोकतंत्र और संविधान के जड़ों को समाप्त करने की दिशा में काम कर रही है, वो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इस देश में संविधान और लोकतंत्र की जड़ों को समाप्त करने की दिशा में आज मनुवादी ताकतें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल कर रही हैं। तमाम याचिकाएं संगठन के जरिए भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर डाली गई है, और तमाम ऐसे पिटिशनर जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम के खिलाफ पिटीशन फाइल कर रखा है, उस पर फौरी तौर पे अगर वो संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की दिशा में, और खास तौर से ये जूता जो फेंका गया, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के मुंह पे नहीं फेंका गया, बल्कि इस देश में जिस लोकतंत्र और संविधान की नींव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने रखी, उनके सर पे ये जूता फेंका गया। तो अगर वो उनकी सच्ची औलादे हैं, तो मैं इस मंच के जरिए अपील करता हूं कि इस देश में लोकतंत्र और संविधान की जड़ों को कमजोर करने वाली जो सबसे बड़ी कड़ी है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उसे समाप्त करने के लिए डे टू डे हियरिंग करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में उन तमाम पेंडिंग पड़ी याचिकाओं पर क्यों नहीं प्रयास करते। तो आज अगर देखा जाए तो हमारे आदमी पावरफुल पदों पे पहुंचने के बाद भी अपने पावर का, शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं न कहीं इस बात को हम आप कहने के लिए मजबूर हैं कि आज के तारीख में ऐसे तमाम सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस हैं, पार्लियामेंट में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों में जो ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, आज मनुवादी ताकतों के सामने सरेंडर कर चुके हैं। अवसर है, मौके हैं, मौके मिलते हैं, और ये अवसर और मौके हमें बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे संविधान की वजह से अगर मिलते हैं, तो इस अवसर का हमें फायदा उठाना चाहिए इस देश में लोकतंत्र और संविधान की जड़ों को मजबूत करने के लिए, और लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ जाकर काम करने वाली ताकतों के खिलाफ आपके हाथ में वो पावर है। तमाम ऐसे अलग अलग मुद्दों पे मौजू पर केस है जिससे आप डे टू डे हियरिंग करके और जजमेंट देकर, संविधान को सामने रखकर, संविधान के सिद्धांतों को सामने रखकर आप फैसले देकर संविधान और लोकतंत्र की रक्षा कर सकते हैं। उन मनुवादियों के सर पे जूता आप मार सकते हैं संविधान और लोकतंत्र की जड़ों को बचाने के लिए। तो आज हमसे भारत मुक्ति मोर्चा और सहयोगी संगठनों के कार्यकर्ताओं को ये सबक लेने की जरूरत है कि आज इस देश में संविधान और लोकतंत्र के मूल्यों को जिंदा करने के लिए, और जो मकसद के लिए संविधान लिखा गया, उस मकसद को पूरा करने के लिए हम आपको जमीनी सतह पे काम करने की जरूरत है। क्रांति कोई ऐसा फल नहीं है जो खुद ब खुद आके जमीन पे गिरने वाला है। क्रांति कोई ऐसा फल नहीं है जो खुद ब खुद जमीन पर आ गिरे। उसके लिए हम आपको निरंतर प्रयास करें, कोशिश करें, और फिजिकली मूवमेंट करें, गांवों में जाएं, कस्बों में जाएं, ग्रुप मीटिंग करें, टेबल टॉक करें, और फूले साहू अम्बेडकर के विचारों को जिन तक हम नहीं पहुंचा पाए हैं उन तक पहुंचाने की अगर कोशिश करें, प्रयास करें, तो क्रांति फूले साहू अम्बेडकर के विचारों की भारत की सरजमी पे हो सकती है, और ये होकर रहेगी साथियों, इसे कोई रोक नहीं सकता। इसलिए मैं कहा करता हूं, ये बात अलग है कि तुम न बदलो मगर जमाना बदल रहा है। ये बात अलग है कि तुम न बदलो मगर जमाना बदल रहा है। फूल पत्थर पे खिल रहे हैं, चराग आदियों में जल रहा है। विपरीत परिस्थितियों में भी आज इस देश में सब मूल निवासी बहुजन समाज को जगाने, जोड़ने, संगठित करने का कोई प्रयास, कोई चिंगारी, कोई नायक, कोई नेतृत्व अगर राष्ट्रीय स्तर पे कर रहा है, तो हम आपके बीच में वो चिंगारी, वो शोला
वाम से भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर वामन मिश्राम साहब हैं और हम आप उनके साथ मिलकर वाम से भारत मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता देश भर में प्रयास कर रहे हैं। तो हम आप अपने मंडल में भी अभियान चलाएं। जिस तरह से हम आपने, कोई हाई स्कूल होगा, कोई इंटरमीडिएट होगा, कोई 5वीं होगा, कोई 10वीं होगा, कोई ग्रेजुएशन होगा, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा, हम आप स्कूलों में पढ़ते थे, स्कूल मैनेजमेंट के लोग, कॉलेज मैनेजमेंट के लोग टाइम टेबल बनाते थे, कौन से समय में आपको क्या पढ़ाया जाना है, इस बात को स्कूल मैनेजमेंट के लोग टाइम टेबल बनाकर हम आपको एकेडमिक एजुकेशन के दौरान वो हमें शिक्षित करने का काम करते थे। उसी तरह से हम आप अपने मूल्यवासी बहुजन समाज को शिक्षित करने के लिए अपने 24 आवर को अभी टाइम मैनेजमेंट करें, एक शेड्यूल बनाए, एक सूची तैयार करें, एक समय सारणी तैयार करें, किस वक्त हमें अपने डिपार्टमेंट का काम करना है, किस वक्त हमें अपने रोजी रोटी का काम करना है, रोजी रोटी के बाद जो वक्त बचता है उसका हमें कितना समय और कैसे, कब, कहां हमें अपने समाज में इस आंदोलन के लिए लोगों को तैयार करने के लिए और फुले साहू अम्बेडकर के विचारों से जोड़ने के लिए इस्तेमाल करना है। अगर ये 24 घंटे का अगर हम आप टाइम टेबल बनाए तो परिवर्तन की कड़ियों, परिवर्तन के लिए पीढ़ियां लगने वाली नहीं है, परिवर्तन के लिए एक दशक नहीं लगने वाले हैं, बल्कि जो माननीय वामन मिश्राम साहब ने कहा 2030 तक ये मनुवादी व्यवस्था भारत से जड़ से समाप्त होगी और मनुवादियों का राज और वर्चस्व समाप्त होगा। हम आप अपने समय को समाज को जागृत करने के लिए, संगठित करने के लिए और संगठनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए हम आप लगाएं तो परिवर्तन 2030 तक नहीं, उसके पहले भी संभव है, बशर्ते हम आपको मैदान में उतरना होगा। इसकी पूर्व शर्त है हमें मैदान में उतर के इस आंदोलन के लिए जमीनी सतह पे काम करना होगा। सिर्फ घरों में बैठकर चंद लोगों के क्राइटेरिया बनाकर सिर्फ हम चर्चा करते हुए नजर आते हैं। पूरा देश भरा पड़ा है मूल्यवासी बहुजनों का, एक बड़ा हिस्सा छूता है जिन तक हमें इस आंदोलन को ले जाना है, जिन तक हमें इस विचारधारा को ले जाना है, उसके लिए हम आप निरंतर प्रयास करेंगे तो परिवर्तन होगा। इसलिए मैं कहा करता हूं कि घायल तो यहां हर एक परिंदा है, घायल तो यहां हर एक परिंदा है, जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है, जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। ये जिंदा परिंदे हैं और जिंदा लोग ही मिशन चलाया करते हैं। इसलिए मैं कहा करता हूं कि अगर वसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। जब जिंदा नजर तब आएंगे जब 6.5 लाख गांवों का संगठन बनाएंगे, जिंदा नजर तब आएंगे जब गोरखपुर मंडल के हर गांव में हम आप सरीखे फुले साहू अम्बेडकर के विचारों के प्रचार पैदा करेंगे, फुले साहू अम्बेडकर के विचारों का नेतृत्व करने वाला समाज निर्माण करेंगे तो जिंदा नजर आएंगे। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं इसलिए वो जिंदा नजर आ रहे हैं। इससे विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करने वाले महापुरुषों का इतिहास और जीवन चरित्र सामने है। किन विपरीत परिस्थितियों में राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले ने संघर्ष किया, किन विपरीत परिस्थितियों में मां सावित्रीबाई फूले ने संघर्ष किया, किन विपरीत परिस्थितियों में मां फातिमा शेख ने मां सावित्रीबाई फूले के साथ संघर्ष किया, किन विपरीत परिस्थितियों में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ निरंतर संघर्ष किया। उस संघर्ष को अगर हम सामने रखें तो शायद 5 साल में नहीं, 1 साल में पूरे देश भर में 6.5 लाख गांवों का संगठन हम निर्माण कर सकते हैं। तो हमें अपने महापुरुषों को और उनके जीवन चरित्र और संघर्ष से प्रेरणा लेकर इस मिशन और मकसद को पूरा करने के लिए जमीन पर उतरने की जरूरत है। और मैं उम्मीद करता हूं इसकी शुरुआत आप लोग कल से ही शुरू करेंगे। रात में आप जो है टाइम मैनेजमेंट करिए, प्लान करिए कि 24 घंटे में 1 घंटे हम समाज के लिए कैसे दे सकते हैं, 24 घंटे में हम समाज के लिए 2 घंटे कैसे दे सकते हैं। ये प्लान करें और इस कमिटमेंट के साथ अगर मैदान में उतर जाए तो गोरखपुर में 1 साल के अंदर, गोरखपुर मंडल के में 1 साल के अंदर हम बूथ स्तर का संगठन बना सकते हैं। और बूथ स्तर का संगठन होगा तो आप तय करेंगे इस देश में क्या होगा और क्या होना चाहिए। इसके लिए
हम आपको इस दिशा में प्रयास करना होगा, हम आप प्रयास करेंगे। आपने मेरी बात सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय मूल्यवासी। धन्यवाद मान्यवर चांद मोहम्मद साहब, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी हैं आप। साथियों, मार्गदर्शन के क्रम में हम अगले मार्गदर्शक के तौर पर माननीय चौधरी विकास पटेल साहब, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा है, आपसे निवेदन करते हैं कि आप आए और इस कार्यकर्ताओं के समूह का मार्गदर्शन करें। माननीय चौधरी साहब। धन्यवाद संचालक जी। साथियों, वामसेफ एवं भारत मुक्ति मोर्चा का गोरखपुर मंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आज शिव शक्ति लान तारामंडल इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पीछे गोरखपुर में आयोजित किया जा रहा है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अमन मेश्राम साहब, सम्मानित अतिथि एवं मुक्ता साथी और सामने बैठे और खड़े साथियों, इस देश के अंदर ब्राह्मणों ने अपने को कई हिस्सों में बांट लिया है और वो अपनी ही आइडियोलॉजी हम लोगों के ऊपर थोपने की कोशिश करते रहते हैं। इस देश में कुछ लोग इस बात का प्रचार करते रहते हैं कि हमने अंग्रेजों को भगाने का काम किया और अंग्रेजों को भगाकर हमने जो महान काम किया, इसके लिए हमको वोट देना चाहिए। और कांग्रेस के लोग इस बात का प्रचार करते हैं कि हमने अंग्रेजों को भगाया और आरएसएस वाले आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं हुए, इसलिए हमें वोट देना चाहिए। मतलब कांग्रेस वाले अंग्रेजों की बात कर रहे हैं और जो आरएसएस बीजेपी वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि इस देश में मुगलों की वजह से, मुसलमानों की वजह से समस्या है, इसलिए हमारे साथ खड़े होना चाहिए। लेकिन आज जो देश के हालात हैं, जो देश की परिस्थितियां हैं, अगर उस पर हम गौर करें तो आज चाहे सीबीआई के ऊपर जूता फेंकने का मामला हो या फिर अभी जो हरियाणा में घटना घटी क्लास 1 के अधिकारी के साथ में, या फिर देश के तमाम हिस्सों में, चाहे वो मूंछ रखने की वजह से पीटा जा रहा हो, चाहे घोड़ी पर चढ़ने की वजह से पीटा जा रहा हो, या घड़ा मटका छूने की वजह से हत्या हो रही है, ये सारा जो कुछ हो रहा है, या इस देश में ओबीसी को उसका हक नहीं मिल रहा है, एससी को उसका हक नहीं मिल रहा है, एसटी को उसका हक नहीं मिल रहा है, ये जो सारा कुछ हो रहा है, क्या ये अंग्रेजों की वजह से हो रहा है या मुगलों की वजह से हो रहा है? ये तो ना अंग्रेजों की वजह से हो रहा है और ना मुगलों की वजह से हो रहा है, बल्कि ये इसलिए हो रहा है कि इस देश में वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था है और वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था की वजह से ये सारी घटनाएं हो रही। आज अगर हम लोग अधिकार वंचित हैं तो उसकी जड़ में इस देश की वर्ण व्यवस्था और इस देश की जाति व्यवस्था है, लेकिन इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करना चाहता। एक आदमी अंग्रेजों के खिलाफ बात करके वोट लेना चाहता है और दूसरा आदमी मुगलों के खिलाफ बात करके वोट लेना चाहता है, और मुगल और मुसलमान एक ही है, ऐसा आरएसएस बीजेपी के लोग प्रचारित करते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि मुगल अलग है और मुसलमान अलग। मुगल एक रेस है जो विदेश से आई, लेकिन जो भारत में मुसलमान है वो मुसलमान यहीं के मूल निवासी। जो इस्लाम को स्वीकार कर लिया वो मुसलमान हो गया, उसका धर्म बदल गया, उसका डीएनए नहीं बदला। और इसीलिए जब डीएनए टेस्ट हुआ तो ये बात साबित हो गई कि भारत में जो मुसलमान हैं उनका डीएनए ओबीसी एससी एसटी के डीएनए से मिलता है, क्योंकि वो मूल रूप से
हमारे ही लोग हैं, उन्होंने इस्लाम को स्वीकार किया और मुसलमान बन गए। लेकिन आरएसएस बीजेपी के लोग उनको मुगल बोलते हैं। अब तो मामला आगे बढ़ गया है, वो मुसलमानों की बस्ती को कहते हैं मिनी पाकिस्तान। तो किसको भड़काना चाहते हैं ये कहकर? ये ओबीसी के लोगों को खास तौर से और एससी एसटी के लोगों को भड़काना चाहते हैं और भड़का करके इनका वोट लेना चाहते हैं। कांग्रेस वाले भी चाहते हैं वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था पर चर्चा ना हो। बीजेपी आरएसएस वाले भी चाहते हैं वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था पर चर्चा ना हो। लेकिन अब ना अंग्रेजों का राज है ना मुगलों का राज है, फिर भी हमारी समस्या है। वो समस्याएं किसकी वजह से पैदा हो? अब अंग्रेज का राज नहीं है, मुगल का राज नहीं। मुसलमानों की 75 साल में एक भी बार सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बनी, कोई भी मुसलमान देश का प्रधानमंत्री नहीं बना। अलग अलग राज्यों में मुसलमान मुख्यमंत्री नहीं बने। देश की विधायिका पर ब्राह्मणों ने कब्जा किया, देश की कार्यपालिका पर ब्राह्मणों ने कब्जा किया, देश की न्यायपालिका पर ब्राह्मणों ने कब्जा किया, देश की मीडिया पर ब्राह्मणों ने कब्जा किया। और हमें डर मुसलमानों का दिखाया जा रहा है। कब्जा ब्राह्मण कर रहे हैं, डर मुसलमान का दिखाया जा रहा है। तो हमें यह बात समझने की जरूरत है कि इस देश में जो असली समस्या है, जिसको आज हम लोग भुगत रहे हैं, वो वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था की समस्या है, जिसको अंग्रेजों ने नहीं पैदा किया, जिसको मुगलों ने भी नहीं पैदा किया, बल्कि अंग्रेजों और मुगलों के पहले ब्राह्मणों ने इस समस्या को पैदा किया। और टाइम्स ऑफ इंडिया में 21 मई 2001 को जो डीएनए रिसर्च छपा, उसने बताया कि ब्राह्मणों का मूल भारत में नहीं है। ये बाहर से आकर के यहाँ ये सारा बनाया और हमको गुलाम बनाने का काम किया। इस बात को ज्योतिबा फूले समझते थे, इस बात को छत्रपति साहू महाराज समझते थे, इस बात को बाबा साहब अम्बेडकर समझते थे। वो जानते थे कि अंग्रेज चले जाएंगे, मगर उनके जाने के बाद हमें कुछ नहीं मिलेगा, हमारे समाज के लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। अंग्रेज चले जाएंगे, ब्राह्मणों को सत्ता ट्रांसफर होगा और ब्राह्मण फिर हमारे लोगों को गुलाम बनाने का काम करेंगे। इसलिए उन्होंने अपनी आजादी की लड़ाई अलग रखी, अपना आंदोलन अलग रखा और उसका नतीजा ये हुआ कि भारत में एक ऐसा संविधान आया जिसमें वन मैन वन वोट वन वैल्यू। एक आदमी का एक वोट होगा, उसकी एक ही कीमत होगी। चाहे टाटा बिरला अंबानी वोट डाले तो एक गिना जाएगा, नरेंद्र मोदी वोट डाले एक गिना जाएगा, मोहन भागवत वोट डाले एक गिना जाएगा, और किसान मजदूर कोई भी गरीब से गरीब आदमी वोट डाले तो एक ही गिना जाएगा। एक आदमी का एक वोट होगा और उसकी कीमत भी एक ही होगी, एक ही गिना जाएगा। इसका मतलब ये है कि हजारों साल की जो गैर बराबरी की व्यवस्था थी, संविधान ने उसको बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, जन्मस्थान के नाम पर, लिंग के नाम पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और सबको बराबरी के आधार पर लाकर भारतीय संविधान ने खड़ा कर दिया। जब बाबा साहब अम्बेडकर वोट के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे तो ये लोग विरोध कर रहे थे और ये लोग कह रहे थे केवल पढ़े लिखे लोगों को वोट का अधिकार होना चाहिए, इनकम टैक्स देने वाले लोगों को वोट का अधिकार होना चाहिए, सबको वोट का अधिकार नहीं होना चाहिए। मगर बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ाई लड़ी और सबको वोट का अधिकार दिलाया। इन लोगों ने कहा अनपढ़ लोग वोट कैसे डालेंगे, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि नाम पढ़कर वोट नहीं डाल सकते हैं। रामलाल चुनाव लड़ेगा, अगर लिखा रहेगा रामलाल, तो रामलाल पढ़कर अनपढ़ आदमी वोट नहीं डाल सकता है। लेकिन अगर रामलाल का चुनाव चिन्ह कुर्सी है ऐसा प्रचारित कर दिया जाए तो कुर्सी आंख से देखकर अनपढ़ आदमी भी वोट डाल सकता है। और इसलिए भारत में चुनाव चिन्ह है और इसकी वजह से सारा संकट है। अभी जितनी समस्याएं पर्चे में छापी गई है, सारा संकट क्यों? ये वोट का अधिकार मिलने से, और जब ये वोट का अधिकार पर बाबा साहब अम्बेडकर ने बहस किया, तर्क किया, तो अंग्रेजों को समझ में आया कि बाबा साहब अम्बेडकर को तो एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में, वोट के अधिकार के बारे में बहुत जानकारी है,
तो जब लंदन में एडल्ट फ्रेंचाइज लागू करना हुआ, वयस्क मताधिकार लागू करना हुआ, तो अंग्रेजों ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को एक्सपर्ट के तौर पर वहां की कमेटी में लिया, क्योंकि अंग्रेज तो जातिवाद मानते नहीं। अगर भारत का मामला होता तो भारत वाले कहते बाबा साहब अंबेडकर तो उस जाति में पैदा हुए, कैसे ले ले, लेकिन वो तो जातिवाद मानते नहीं। आज जब हम पूरे देश में देखते हैं तो क्या होता है, यहाँ बाबा साहब की प्रतिमा लगने का विरोध हो रहा है, वहां बाबा साहब की प्रतिमा लगने का विरोध हो रहा है, वहां क्षतिग्रस्त किए, क्यों किया जाए? ये जाहिलता की वजह से किया जा रहा है। जाहिल लोग, इनको समझ में नहीं आता। बाबा साहब अंबेडकर जहां जहां पढ़े, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़े, वहां बाबा साहब की प्रतिमा है। कोलंबिया में पढ़े, वहां उनकी प्रतिमा है। जगह जगह है। दुनिया के लोग सम्मान कर रहे हैं, और भारत के लोग जाति मानसिकता की वजह से इस प्रकार की हरकतें करते हैं। तो इसकी वजह से जो वोट का अधिकार मिला बाबा साहब के अंबेडकर की वजह से, उसका नतीजा ये हुआ कि ब्राह्मणों को संकट पैदा हो गया कि 3.5% ब्राह्मण लोकतंत्र में कब्जा कैसे करेंगे, ये संकट पैदा हो। और इस संकट का समाधान करने के लिए वो हमारे गली मोहल्ले में आने लगे और कहने लगे, तुम भी हिंदू, हम भी हिंदू, गर्व से कहो हम हिंदू। अगर इतना ही कहते तो कोई आदमी पूछ लेता चौथे नंबर के हिंदू हैं, पहले नंबर वाले हैं कि दूसरे नंबर वाले हैं कि तीसरे नंबर वाले हैं कि चौथे नंबर वाले हैं कि पांचवें नंबर वाले। पहले नंबर वाला ब्राह्मण है, दूसरे नंबर वाला क्षत्रिय है, तीसरे नंबर वाला वैश्य है, चौथे नंबर वाला शूद्र मतलब ओबीसी है, और पांचवें नंबर वाला अछूत मतलब शेड्यूल कास्ट, जो आज की तारीख में संवैधानिक भाषा में वो है। तो अगर ऐसा पूछ ले तो ब्राह्मण संकट में पड़ जाएगा। अगर कहेगा तुम चौथे नंबर वाले, तो बोलेगा पहले नंबर का बनाओ, चौथे नंबर का हम क्यों बनेंगे? तो बोलेगा पांचवें नंबर, वो बोलेगा हम पांचवें नंबर का क्यों बनेंगे, पहले नंबर का बनाओ। तो सोचा इसके पहले ही भड़का दो, ये सवाल आने के पहले भड़का दो। तो कहा तुम भी हिंदू, हम भी हिंदू, गर्व से कहो हम हिंदू है। फिर कहा एक एक मुसलमान 14-14 बच्चे पैदा कर रहे, देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा, सारे इकट्ठा हो जाओ। कितना बढ़िया हम लोग समझ गए, कितना बढ़िया समझा लिया। एक शारीरिक गुलामी होती, एक मानसिक गुलामी होती। हाथ पैर बांध कर गुलाम बनाने की जरूरत उसको है जिसका दिमाग आजाद है, और जिसका दिमाग ही बांध लिया है उसका हाथ पैर बांधने की क्या जरूरत है? हमारे ओबीसी के लोगों का तो दिमाग ही बांध लिया है, तो हाथ पैर बांधने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बच्चा हम पैदा करते, नाम उनसे पूछ कर रखते, बच्चे को पढ़ा लिखा कर बड़ा हम करते हैं, शादी की तारीख उनसे पूछ कर रखते, बड़ी मेहनत से घर हम बनाते हैं, गृह प्रवेश उनसे करवाते हैं, और मरने के बाद भी घर की महिलाएं अपने लड़के को भेजती हैं कि जाके पंडित से पूछ कि पिताजी की आत्मा को शांति मिल गई कि नहीं मिल गई, ये पूछवाने के लिए भेजती है। और जब वो पूछने जाता है तो पंडित संकट में पड़ जाता है। वो सोचता है, वो जानता है ये कुछ नहीं है, लेकिन वो सोचता अगर कह देंगे कुछ नहीं है तो मिलेगा कैसे। तो वो कहता है आत्मा भटक रही है, तो कहता भटक रही है, जब भटक रही है तो क्या क्या करना है। जैसे लड़का पैदा हुआ, कह दिया मांगलिक है, तब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना उसके लिए। तो वो भी पूछने जाता, पैदा होने भी पूछने जाता है, मरने पर भी पूछने जाता है, तो उसका लूटने का धंधा शुरू हो जाता है। इसलिए ज्योतिबा फुले ने लिखा, जैसे बाल काटना नाई का धर्म नहीं है, धंधा है, वैसे कर्मकांड करना ब्राह्मण का धर्म नहीं है, धंधा है, लेकिन धंधा को हम लोग धर्म समझते हैं। और इसकी वजह से हमारे लोगों का दिमाग जो ब्राह्मणों ने बांध लिया है, तो हम समझ ही नहीं पाए कि ब्राह्मण कह रहे हैं कि मुसलमान संख्या बढ़ा रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, 14-14 पैदा कर रहे हैं। तो 400 साल में, 500 साल में, 600 साल में, 700 साल में जब पैदा करते करते बढ़ा ले जाएंगे तब कब्जा कर ले। तो ओबीसी की संख्या कितनी है? 52% मंडल कमीशन के अनुसार, और बिहार में जो अभी सर्वे हुआ लगभग 64 से 65%। अगर आज की तारीख में ऑल इंडिया में सर्वे हो जाए तो ऑल इंडिया में ओबीसी 60 से 65% तक हो सकता है, ये संभावना है। फिर शेड्यूल कास्ट की संख्या, शेड्यूल ट्राइब की संख्या, माइनॉरिटी की संख्या, अगर इस सबको मिला दिया जाए तो कितना हो जाता है? 90% हो जाता है। हम ये समझ गए, उसने समझा दिया, मुसलमान संख्या बढ़ा रहे हैं पैदा करते करते 500-600 साल में,
देश पर कब्जा कर लेंगे जब संख्या बढ़ जाएगी। छोटी सी बात नहीं समझ पाए, जब संख्या से ही कब्जा होता है तो हमारी तो संख्या आज ही ज्यादा है, तो हम क्यों कब्जा नहीं कर लेते? ये छोटी सी जो समझने की बात थी, ये नहीं समझ पाए, क्योंकि ये विवेक बुद्धि की बात है, बुद्धि लगाने की बात है। एक आदमी है, एक जानवर है, जानवर में सहज बुद्धि होती है, आदमी में विवेक बुद्धि होती है। लेकिन अगर विवेक बुद्धि का उपयोग आदमी ना करे तो जानवर से भी खराब स्थिति में चला जाता है। जानवरों की गिनती हो रही है, ओबीसी की नहीं हो रही है। उसका कारण यही है, ओबीसी विवेक बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहा है। जानवर सहज बुद्धि का प्रयोग करता है तो उसको सिखा दिया जाता है। जैसे बंदर को नाचना सिखा दिया तो बंदर नाचता है, बदरिया नाचती है, जैसे वो इशारा करता है नचाने वाला वैसे नाचता है। हाथी को सिखा दिया शादी में कैसे करना, हाथी शादी में आता है वैसे वैसे करता है। लेकिन जंगली हाथी ले आओ तो करेगा वैसा? नहीं करेगा, क्योंकि उसको सिखाया गया है। ऐसे हमारे आदमी को सिखा दिया है तो हमारा आदमी बंदर की तरीके से उसके इशारे पर नाचने का काम कर रहा है, नचा हो रहा है, नाच हम रहे हैं। ये बात समझने की है। दूसरी बात यह है कि हम लोगों ने इतिहास की किताबों में पढ़ा कि सिंधु से हिंदू बना, सा का उच्चारण हा होने की वजह से हिंदू बना। तो इसका मतलब यह है, हिंदू कोई धार्मिक शब्द नहीं है, ये भौगोलिक शब्द है। जो सा नहीं कह पा रहे थे उन्होंने हा कहा, इसलिए हिंदू बना। और अगर सिंधु से हिंदू बना तो सिंधु घाटी सभ्यता में तो ब्राह्मणों का नामो निशान नहीं था, तो ब्राह्मण हिंदू कैसे हो गए? ये भी बड़ा सवाल है। तो हम लोगों को ये बातें समझने की जरूरत है। और ओबीसी एससी एसटी का बड़ा नुकसान हिंदू के नाम पर मोबिलाइज करके ब्राह्मण कर रहे हैं, ये बात समझने की जरूरत है। सबसे ज्यादा पागल ओबीसी के लोगों को बनाकर रखा है। 3 समय हम बहुत भड़के वाले हिंदू होते हैं। जब चुनाव में वोट देना हो तो हम हिंदू, चंदा देना हो तो हम हिंदू, और मुसलमान से लड़ना हो तब हम ही हिंदू, तब वो भाग जाते हैं। वो कहते हैं पता नहीं 3.5 पहले से ही है, कुछ ऊपर नीचे हो गया तो उसमें भी कमी आ जाएगी, ये ओबीसी वालों को भी भेजो, यही आगे रहे। सबसे ज्यादा नुकसान ओबीसी का हुआ है। जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो 52 को 27 मिला, 27 में क्रिमिनल लग गया, लेकिन ये ओबीसी को पता चला। जब हम रोज ओबीसी को पूछते हैं मंडल कमीशन की रिपोर्ट पढ़ा, हमारा चेहरा ऐसे देखते हैं जैसे हम कोई बहुत बड़ी चीज पूछ लिए हैं। अरे मंडल कमीशन लागू होने से ओबीसी को आरक्षण मिला, अधिकार मिला, तो ये तो आपको पढ़ना चाहिए। और कार्यक्रमों में पढ़े लिखे लोग आते हैं लेकिन वो भी चेहरा देखते हैं, तो हम समझ जाते, कठिन सवाल पूछ लिया तो पूछते देखा, तो भी वैसे ही देखते हैं। तो न पढ़ा ना देखा। क्यों नहीं पढ़ा नहीं देखा? क्योंकि जब मंडल लागू होने की घोषणा हुई तो कांग्रेस के राजीव गांधी ने भी पार्लियामेंट में घंटों भर भाषण दिया। राजीव गांधी को कहते थे भाषण देना नहीं आता, लेकिन दिया, मंडल के खिलाफ दिया। और बीजेपी में जितने ओबीसी के नेता थे वो उछल गए कि अब तो अधिकार मिल गया हमको। और जब वो उछल गए तो बीजेपी को लगा हमारी पार्टी ही टूट जाएगी, इसको डाइवर्ट करो। ये तो ओबीसी के का मंडल कमीशन हमारी पार्टी के ओबीसी को भी उठाकर ले जाएगी, बाहर के ओबीसी का तो छोड़ दो, अंदर का ओबीसी चला जाएगा। तो उन लोगों ने कहा कि ओबीसी के लोग राम भक्त हैं, तो राम के नाम पर यात्रा अगर चला देते हैं, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तो ओबीसी के लोगों को, और इसका नतीजा रहा कि ओबीसी के लोगों को आज तक मंडल कमीशन देखने को नहीं मिला। पढ़ने की बात तो दूर की बात है, देखने को नहीं मिला। और हम लोग लगातार ये कह रहे थे कि चलो मंदिर बना लो, मंडल तो छोड़ दिया, लाखों नौकरियां छोड़ दिया, अब मंदिर बना दो, मंदिर में घंटा बजाने के लिए रखा जाएगा। तो ओबीसी के लोगों को लग रहा था कैसे नहीं रखेंगे, विनय कटियार इतने बड़े नेता हैं, कल्याण सिंह इतने बड़े नेता हैं, उमा भारती इतनी बड़ी नेता है, परवीर तोगड़िया, रितंबरा इतने बड़े, ये तो विरोधी लोग हैं इसलिए बोलते घंटा बजाने के लिए नहीं रखा जाएगा। लेकिन जब मंदिर बना, एक भी ओबीसी को रखा क्या? एक भी ओबीसी को नहीं रखा, चटनी अचार के लिए भी नहीं रखा। विनय कटियार अयोध्या में ही रहते, एक चैनल ने विनय कटियार का इंटरव्यू किया, पूछा आपको कोई जिम्मेदारी मिली है मंदिर निर्माण में? कहा नहीं, हमें तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो कहा आप जाते हैं? कहा हाँ, टहलने घूमने के लिए चले जाते हैं। कहा निमंत्रण आया है? कहा आया है। कहा जाएंगे?
कहा जब आप कह रहे हैं तो चले जाएंगे। मतलब कोई पूछ नहीं रहा है तो ओबीसी का इस्तेमाल करो, और ओबीसी को हिंदू के नाम पर इस्तेमाल करके फेंकने की नीति चल रही है, तो इससे सतर्क रहने की जरूरत है। वो बार बार कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र का मतलब है ब्राह्मणों के नियंत्रण वाला राष्ट्र। अब ब्राह्मणों के नियंत्रण वाले राष्ट्र का मतलब ये है, तो हमारे लोगों को पूछना चाहिए, ओबीसी के लोगों को, चलो हिंदू राष्ट्र बनाओगे तो हम ओबीसी चौथे पायदान पर रहेंगे, ब्राह्मण वाले पर रहेंगे, क्षत्रिय वाले पर रहेंगे, वैश्य वाले पर रहेंगे कि शूद्र वाले पर रहेंगे? अगर शूद्र वाले पर है, चौथे दर्जे का नागरिक बना रहे हो, तो हमारे लिए तो भारतीय संविधान ठीक है, पहले दर्जे का नागरिक बनाकर रखा है। हम चौथे दर्जे का नागरिक बनने के लिए तुम्हारे साथ क्यों जाएंगे? संविधान ने हमको पहले दर्जे का नागरिक बना करके रखा है, तो हम तो इसकी रक्षा करेंगे। हम तुम्हारे यहाँ गुलामी करने के लिए चौथे दर्जे का नागरिक बनने के लिए नहीं जाएंगे। तो ये बात हम लोगों को समझने की जरूरत है। अभी एक लंबे समय से ओबीसी में चेतना पैदा हो गई, क्योंकि मेश्राम साहब के नेतृत्व में लगातार जाति जनगणना का मुद्दा हम लोग उठा रहे हैं, पूरे देश भर में उठा रहे हैं। लड़ाई उसकी बहुत दमदारी से हम लोग लड़ने का काम कर रहे हैं। तो उसका नतीजा ये हुआ कि ओबीसी में चेतना पैदा हो गई। चेतना पैदा हो गई तो 24 के इलेक्शन में आरएसएस को सीटें कम हो गई, और 2 बैसाखी में आरएसएस की सरकार खड़ी हो गई, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी पर। और जब वो खड़ी हो गई तो आरएसएस ने मंथन किया और कहा हमको जाति जनगणना से परहेज नहीं, क्योंकि उसको पता चल गया ये संविधान, लोकतंत्र और जाति जनगणना का कमाल है इन मुद्दों का, जो ये सीटें कम हो गई, उसको समझ में आ गया। तो कहा हम जाति जनगणना के खिलाफ नहीं है, लेकिन उसका राजनैतिक उपयोग नहीं होना चाहिए, राजनैतिक उपयोग नहीं होना चाहिए, यही लाइन पकड़ने की जरूरत है। अगर डेटा पब्लिश होगा, राजनीतिक आदमी राजनीतिक इस्तेमाल करेगा, जो आर्थिक आंकड़े का उपयोग करना चाहता हो आर्थिक आंकड़े का उपयोग करेगा, जो सामाजिक आंकड़े का उपयोग करना चाहता हो सामाजिक रूप से आंकड़े का उपयोग करेगा। हर आदमी अपने अपने तरीके से उपयोग करेगा अगर आंकड़े घोषित होंगे। इसका मतलब यह है कि इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि अगर बहुत गला फंस जाए तो कह देना करेंगे, पहले तो करना मत, और अगर करना भी पड़ जाए तो घोषित मत करना। जैसे कांग्रेस ने मूर्ख बना दिया, वैसे तुम भी मूर्ख बना देना। और इसलिए तारीख 27 का दिया है, ताकि चुनाव सब निकल जाए और 29 का चुनाव भी निकल जाए। तो ये बात समझने की आखिरी बात कहकर, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो रहा है, राहुल गांधी अभी बहुत ज्यादा उनका हृदय परिवर्तन हो गया, बहुत परिवर्तन हो गया। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और जाति जनगणना, अब तुम्हारी सरकार थी तो क्या कर रहे थे? और तुम्हारी सरकार थी तो कर लेते, और जहां जहां है वहां जितनी जिसकी संख्या है हिस्सा दे दिया है, जहां जहां है। नहीं दिया तो वोट लेने के लिए जाना जा रहे हो। तो हमारे भी कुछ जेंटलमैन प्रभाव में आ गए, हमारे जेंटलमैन जिनकी आत्माएं भटकती रहती हैं राज्यसभा और लोकसभा में जाने के लिए, विधानसभा में जाने के लिए। हमारे में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी आत्माएं भटकती रहती है कि कौन से शरीर में प्रवेश करके हम विधानसभा में पहुंच जाए, लोकसभा में पहुंच जाए। तो ऐसे जेंटलमैन लोगों ने ठेका ले लिया कि राहुल का जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका हम मुकाबला करेंगे, और हम कहेंगे नहीं, राहुल ही अब ईमानदार हो गए हैं, भेड़िया शाकाहारी हो गया है। भेड़िया कभी शाकाहारी होता है? एक कांग्रेस है, एक बीजेपी है, कांग्रेस ब्राह्मणों की पार्टी, बीजेपी ब्राह्मणों की पार्टी। ये कभी ब्राह्मणों का कब्जा, कोई अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारता है। भेड़िया कभी शाकाहारी नहीं होता है। जो इस झांसे में आता है भेड़िया के, और भेड़िया को भाईचारा बना के खाना लेकर जाता है कि शाकाहारी हो गया है, खाना खिला दें, तो खाना साइड में रखता है, भाई निकालता है और चारा समझ के उसको खा जाता है। कई बार ऐसा हुआ है। तो ये फंसाने की साजिश है, ना कि लड़ाई लड़ने का मामला है। मोदी ने भी कहा था कि 15-15 लाख खाते में डालेंगे, किसानों की इनकम दोगुनी कर देंगे, हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में चलेंगे। बेचारे हवाई चप्पल पहनने की स्थिति में नहीं, उसमें इतना टाका लगवाते हैं, इतना सिलवाते हैं कि वो जब तक एकदम से टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाता तब तक सिलवाते रहते हैं। हवाई चप्पल जो पहनने वाले हैं, हवाई चप्पल खरीदने की स्थिति नहीं बची है, और वो कह रहा है हवाई चप्पल, और फिर नहीं, कुछ नहीं हुआ, तीसरा टर्म आ गया। तो राहुल गांधी भी सोच रहे हैं बड़ी बड़ी फेंको, जब मोदी फेंक के आ सकते हैं तो हम भी फेंका फेंकी करके आ सकते हैं।
तो हमें यह बात समझने की जरूरत है। तीसरी और आखिरी महत्वपूर्ण बात यह कहना चाहता हूं कि अगर हमें परिवर्तन चाहिए तो हमारे यहाँ कहा जाता है, कर बहिया बल आपनो छोड़ पराई आस। हम उससे पीछे उससे परिवर्तन होगा, उससे परिवर्तन होगा, उससे परिवर्तन होगा। अरे उससे नहीं होगा, हमसे होगा। आज भारत में बीजेपी आरएसएस एक शक्ति है, कांग्रेस एक शक्ति है, दो शक्ति बड़ी है। तीसरी राष्ट्रीय स्तर की कैडर बेस ताकत अगर है देश में, वो आज आपकी ताकत है। वामसेव, भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, ये ताकत देश में तीसरी सबसे बड़ी ताकत है। और बहुजन समाज की पहले नंबर की सबसे बड़ी ताकत ये ताकत है। अगर हम लोग चाहें इसको पहले नंबर की ताकत पूरे देश भर में बना सकते हैं। इसके लिए 15 लाख बूथों तक जाने के लिए कहा जा रहा है। गोरखपुर मंडल के लोगों को 15 लाख की चिंता नहीं करना है, नहीं तो दिमाग पर इतना लोड पड़ जाएगा कि एक भी बूथ नहीं बनेगा। तो अलग अलग विधानसभा की बूथ लिस्ट निकालना है, उनके कार्यकर्ताओं के साथ बैठना है, होमवर्क करना है और हर बूथ पर जाना है। भौगोलिक नेटवर्किंग और उस बूथ पर जितने सोशल नेटवर्किंग के ग्रुप रहते हैं, समाज के लोग रहते हैं, उनको अपने साथ में जोड़ना है। अगर ये हम जोड़ते हैं तो भारत में हम पहले नंबर की ताकत बन सकते हैं। तो जो ईवीएम हम लोग कह रहे हैं ना, एक दिन में ही ईवीएम हवा में उड़ा सकते हैं अगर हम लोग रूट लेवल पर संगठन बनाते हैं और अपनी सेंटर गवर्नमेंट भी बना सकते हैं। और जो हम दूसरों से चाह रहे हैं वो सारा कुछ हम खुद ही करने लायक हो सकते हैं। तो इतना ही इस मौके पर कहते हुए आप लोग इसके लिए कोशिश करेंगे, इस आशा और उम्मीद के साथ आप सभी लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। साथियों, वामसेव एवं भारत मुक्ति मोर्चा इन लोगों के द्वारा, संगठन के द्वारा गोरखपुर मंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। साथियों, अभी हमारे सामने दो मुद्दे हैं। एक मुद्दा है दिसंबर में होने वाला वामसेव का राष्ट्रीय अधिवेशन और दूसरा मुद्दा है राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन का निर्माण। क्योंकि ये जानना और ये समझना बहुत जरूरी है, मैं जब 19 साल की उम्र का था तब से लेकर अभी मेरी उम्र 68 साल चल रही है। तो 50 साल के लगभग समय हो गया। 50 साल से यानी लगभग 5 दशक से संगठन निर्माण करने के कार्य में हम लोग लगे हैं। इतना लंबा समय देशव्यापी संगठन बनाने के लिए लगाया गया और आज देश में 36 स्टेट है। उस 36 में से 32 राज्यों में संगठन का विस्तार हो गया है। इतना बड़ा संगठन एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोगों में किसी के पास नहीं है। इतना बड़ा संगठन हो गया है। और ये जो संगठन है अब केवल बांग्लादेश के बॉर्डर के पास में और ब्रह्मदेश के बॉर्डर के पास में जो 4 स्टेट बचे हैं वो छोड़कर सारे देश भर में फैल गया है। अब हमारी योजना जो 6.5 लाख गांव है, भारत में 6.5 लाख गांव है,
और 15 लाख बूथ है। जब चुनाव आयोग चुनाव संपन्न कराता है तो उसको जाता है चुनाव आयोग के द्वारा सरकार की मदद से, और हर बूथ में 1200 वोटर होते हैं जिनकी उम्र 18 साल है और 18 साल से ज्यादा है। तो इस तरह से साथियों, इस देश में हम लोग इतना बड़ा विशाल संगठन खड़ा कर चुके हैं। इस संगठन का उपयोग जो वामसेफ संगठन है, ये एम्प्लॉइज लोगों का संगठन है। तो सबसे पहले एम्प्लॉय लोगों का संगठन बनाने का काम मान्यवर काशीराम जी के द्वारा शुरू किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि हमारे समाज में कोई टाटा, बिरला, अंबानी नहीं है। अगर कांग्रेस को संगठन चलाना है तो टाटा, बिरला, अंबानी उनको पैसे देते हैं। अगर बीजेपी को संगठन चलाना है तो उनको टाटा, बिरला, अंबानी पैसे देते हैं। तो हमारे समाज का तो कोई टाटा, बिरला, अंबानी है नहीं। तो इसलिए काशीराम जी ने प्लान बनाया कि फिर हमारे समाज का आंदोलन चलाने के लिए बुद्धि, पैसा, हुनर, समय, श्रम आएगा कहां से। जब उन्होंने सोचा और विचार किया तो उनको पता चला कि 1848 से लेकर 1956 तक इतने लंबे साल हमारे महापुरुषों ने जो आंदोलन चलाया, उसके बदौलत जागृति फैली, संगठन का निर्माण हुआ और संविधान में हमारे सभी लोगों को वोट का अधिकार हुआ, शिक्षा का अधिकार हुआ, रिजर्वेशन का अधिकार हुआ और तमाम प्रकार के अधिकार हमारे लोगों को उपलब्ध हुए। तो ये जो अधिकार हमारे लोगों को उपलब्ध हुए, ये अधिकार संविधान में है और संविधान चलकर हमारे घर में आने वाला नहीं है। संविधान चलकर हमारे घर में आने वाला नहीं है और ये कहने वाला नहीं है कि एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं ही तुम्हारे घर आ रहा हूं। तो संविधान को कोई हाथ और पैर है नहीं। जब संविधान को कोई हाथ और पैर नहीं है तो वो चलकर हमारे घर में आने वाला नहीं है। संविधान में लिखे हुए अधिकारों को लेना है तो लेने का केवल एक ही तरीका है और वो तरीका है संगठित शक्ति। और इसीलिए मैं 19 साल की उम्र से लगातार, अभी मेरी उम्र 68 चल रही है, तो इतना लंबा समय लगाकर इतना बड़ा संगठन 36 में से 32 राज्यों में ये विशाल संगठन हमने खड़ा किया और इतना बड़ा संगठन अब समाज में किसी के पास भी नहीं है। इसलिए अभी ये पढ़े लिखे लोगों का इतना बड़ा विशाल संगठन हमने खड़ा किया। अब हमारे सामने इस संगठन का उपयोग और प्रयोग मासेस के लिए, वामसेफ तो क्लासेस का संगठन है पढ़े लिखे लोगों का। अब हम लोगों ने निर्णय है, अब हम अपना आंदोलन गांव देहात में साधारण लोगों के लिए एक काम शुरू करेंगे और इसके लिए एक नया संगठन हमने बनाया वामसेफ के अलावा, भारत मुक्ति मोर्चा। ये संगठन इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर एजिटेशन। ये संगठन आंदोलन करने के लिए बनाया गया। आंदोलन करने के लिए क्यों बनाया गया?
क्योंकि ये सिद्धांत हम लोगों को समझना होगा, पावर इज ए प्रोडक्ट ऑफ सक्सेसफुल स्ट्रगल। अगर हम सफलतापूर्वक आंदोलन करते हैं तो हमारे लोगों को पावर मिल सकता है। पावर अपने आप मिलने वाला नहीं है। पावर मिलता है तो उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। ये अपने आप हमें मिलने वाला नहीं है। इसलिए हम लोगों को ऐसा संघर्ष करने वाला संगठन बना। जब साधारण लोग आंदोलन में आते हैं तो उनके दिमाग की वर्जिश होती है और उनके दिमाग को आंदोलन में तैयार किया जाता है। और जब तक दिमाग को आंदोलन के लिए तैयार ना किया जाए, हमें सफलता मिलने वाली नहीं है। गांधी जी ने आजादी का आंदोलन चलाया, आजादी का आंदोलन चलाया, तो इस आजादी के आंदोलन के बदौलत पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। इतिहास है, और ये इतिहास 2000 साल पहले का नहीं है। अभी इसको 100 साल भी पूरा नहीं हुआ। ये अभी का इतिहास है, अब पुराना इतिहास नहीं है। गांधी जी ने अंग्रेजों के विरोध में आंदोलन चलाया और आंदोलन चलाने की बदौलत पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने। ये अभी का इतिहास है, और इसलिए हम लोगों को आंदोलन करना होगा। संख्या तो पहले से हमारी है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास और माइनॉरिटी, इनकी संख्या पहले 100 में 85% है। और किसी भी चुनाव को जीतने के लिए 40% से ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है। चुनाव जीतने के लिए 40% से ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है, और हमारे पास पहले से ही 90% लोग हैं। केवल उनको जागृत करने का मामला चल रहा है। तो पढ़े लिखे जो लोग हैं उनका वामसेप संगठन पहले से ही है। अगर वो लोग जो जिले में हैं वो तहसील में संगठन बना ले, और तहसील के लोगों की मदद लेकर गांव, और भी तमाम राज्य सरकार के कर्मचारी है, गांव में भी कर्मचारी है, मगर टीचर को ही पकड़ लो तो हर गांव में कोई न कोई टीचर मिल जाता है, और उसको गांव की जिम्मेदारी लगाओ तो वहां गांव में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास और माइनॉरिटी के लोग अगर रहते हैं तो एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी 4 कार्यकर्ता तैयार करने हैं, और उनको समझाना है, ट्रेनिंग देना है। जो हम लोग सारे देश भर में लोगों को ट्रेनिंग देते हैं वही बातें उनको समझाना है। हम लोग कांग्रेस के पीछे पिछलग्गू बने हुए हैं, हम बीजेपी के पीछे पिछलग्गू बने हुए हैं। कांग्रेस के पीछे आजादी मिलने से लेकर अब तक उनके पिछलग्गू बने हुए हैं, और वो पिछलग्गू बनकर हम लोग ब्राह्मणों को प्रधानमंत्री बनाने का काम करते आए हैं। हम लोग ब्राह्मणों का प्रधानमंत्री बनाते आए हुए हैं। वोट हमारा है। हमारे महापुरुषों ने वोट का अधिकार हमारे लोगों को अपने सर पर ब्राह्मणों को बिठाने के लिए दिया। तो मूर्खता होगी, तो गधेपन होगा। हमारे महापुरुषों ने हमारे लोगों को वोट का अधिकार दिया, तो क्या ब्राह्मणों को सर पर बिठाने के लिए दिया? ऐसा तो बहुत गलत होगा, ऐसा सोचना। ये तो मूर्खता की हद है। तो इसलिए हम लोगों को शासक बनाने के लिए बाबा साहब आम्बेडकर ने तो लिखित रूप से लिख कर रखा है कि ये वोट का अधिकार हमारे लोगों को शासक बनाने के लिए है, शासन करती जमात बनाने के लिए है। जब लोगों को ये बताया जाता है, पढ़े लिखे लोगों को ये बताया जाता है कि बाबा साहब आम्बेडकर ने शासन करती जमात बनाने के लिए ये अधिकार दिया, तो हमारे पढ़े लिखे लोग क्या कहते हैं? ऐसा हो सकता है? क्या कहते हैं? ऐसा हो सकता है? हमारे पढ़े लिखे लोग क्या कहते हैं?
ऐसा हो सकता है? तो मायावती मुख्यमंत्री बनी, सपने में बनी क्या है? मायावती मुख्यमंत्री बनी, सपने में बनी थी क्या? आप लोगों को सपना आया और सपने में मायावती मुख्यमंत्री बन गई। जब मायावती उत्तर प्रदेश की और भारत की सबसे बड़ा राज्य जहां 85 लोकसभा की सीटें चुनकर जाती है, हरियाणा स्टेट है दिल्ली के पास, उसमें 10 लोग चुनकर जाते हैं लोकसभा, केवल 10, उससे 8.5 गुना उत्तर प्रदेश से जाते हैं। इतना ज्यादा लोग चुनकर जाते हैं अकेले उत्तर प्रदेश से। चंडीगढ़ स्टेट है, वहां एक आदमी उत्तर प्रदेश से चुनकर जाती है। तो हमारे लोगों को यह बात समझने की है, और ऐसा करने के लिए फिर भी 8 घंटे बचते हैं, चाहे तो इस समय का उपयोग कर सकता है। जिंदगी में कोई भी बड़ा काम दुनियावादों ने किया तो प्लानिंग बनाकर किया। तो आपके पास 8 घंटे का समय बचता है, प्लानिंग बनाओ 8 घंटे का कि 8 घंटे का क्या करें। तो आप लोग प्लानिंग बनाकर करो, और अगर आप लोगों को प्लानिंग बनाने के लिए दिक्कत है, संगठन को पूछो, सलाह मशवरा करो, तो आपको आपके जिले का भी प्लानिंग बनाकर दिया जा सकता है। संगठन के पास सारा डाटा अवेलेबल है, तो संगठन के लोग आपके जिले का प्लानिंग बनाकर दे सकते हैं। और सिंपल आपको बूथ लेवल का संगठन खड़ा करना है। बूथ लेवल का संगठन खड़ा करना है, चुनाव आयोग ने पहले से किया हुआ है। बूथ लेवल का संगठन चुनाव आयोग ने पहले से किया हुआ है। वहां जाकर चुनाव आयोग के ही डाटा का उपयोग करना है, रेडीमेड है। चुनाव आयोग ने बूथ लेवल का ढांचा पहले से बना रखा है, उसको जाकर के हमको उपयोग करना है। कोई नया बूथ लेवल का संगठन बनाने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी चुनाव आयोग ने बूथ लेवल का ढांचा खड़ा करके रखा हुआ है, बस उस ढांचे का संगठन के लिए उपयोग करना है। उन्होंने चुनाव आयोग चुनाव के लिए करता है, हमें संगठन के लिए करना है। SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों का संगठन बनाने के लिए बूथ लेवल का संगठन का उपयोग करना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा 15 लाख बूथ का संगठन खड़ा हो जाएगा। इतना बड़ा विशाल संगठन खड़ा हो जाएगा। अगर उसमें शेड्यूल कास्ट का संगठन बनाते हैं तो 15 लाख, शेड्यूल ट्राइब का संगठन बनाते हैं 15 लाख, शेड्यूल OBC का संगठन बनाते हैं 15 लाख, MBC का संगठन बनाते हैं 15 लाख, और माइनॉरिटी का संगठन बनाते हैं 15 लाख। ऐसे 5 × 15 तो इसका हो गया 75 लाख। इतने बड़ा संगठन खड़ा कर सकते हैं, विशाल संगठन खड़ा कर सकते हैं। और अगर इतना बड़ा संगठन हम खड़ा करते हैं तो उसमें एक एक कार्यकर्ता भी अगर आप लगाते हो तो आपके पास करोड़ों कार्यकर्ता की संख्या तैयार हो जाएगी। केवल आप लोगों को पहल करने की जरूरत है। ये सोचना हम लोगों को छोड़ देना चाहिए कि ऐसा नहीं हो सकता। हमारे लोग नहीं से शुरू करते, उनको बोलो ये करना है, ये नहीं हो सकता, 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 वे नहीं से शुरू करते। तो नहीं का रिजल्ट कभी हाँ आता है क्या? नहीं का तो नहीं रिजल्ट आएगा। नहीं का रिजल्ट कभी पॉजिटिव नहीं आता। पॉजिटिव थिंकिंग करो, सकारात्मक सोचो, तो सकारात्मक सोच से आपका दिमाग अच्छा चलता है। सकारात्मक ढंग से सोचने से दिमाग सही चलता है, और सही चलता है तो दिमाग का उपयोग करो तो संगठन बड़ा बन जाएगा। और अगर आपको किसी भी प्रकार की मदद की जरूरत है, मैं 19 साल की उम्र से ये कर रहा, मैंने अकेले ने ही 625 जिलों में से 500 जिलों में जाके मीटिंगें की। 500 जिलों में मैं जाकर फिजिकल मीटिंग किया अकेले। मैं अकेला 625 में से 500 जिलों में जाकर मैंने मीटिंगें की, फिजिकल मीटिंगें की। मैं अपने तजर्बे से
अपने अनुभव से कह सकता हूं कि कोई भी व्यक्ति कर सकता है, बशर्ते उसको अपने जिंदगी का मकसद बनाना चाहिए। हमारा मकसद क्या है? कुछ नहीं है। हमारे लोगों का जीवन क्या है? मकसद विहीन है, उद्देश्य विहीन है। जिनका जीवन मकसद विहीन और निरुद्देश्य भी होता है, जिसका कोई उद्देश्य नहीं होता है, उसके घर में केवल बच्चे होते हैं, बस, बाकी कुछ नहीं होता है। वो केवल बच्चे पैदा करते रहता है, पैदा करते रहता है, पैदा करते रहता है, पैदा करते रहता है। उसको पूछो कि इतने ज्यादा काय के लिए पैदा किया, तो बोलता है कि अल्लाह ताला देख लेगा, उसमें हमें देखने की जरूरत नहीं। वैसे कैसे होगा? उसका पालन पोषण करना, उसको स्कूल में भेजना, उसकी फीस भर्ती करना, इसके लिए तो अल्लाह ताला ने पैसे का प्रबंध नहीं किया है, ये तो हम लोगों को करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। तो इसीलिए हम लोगों को हर काम सोच विचार करके करना चाहिए, विचार पूर्वक करना चाहिए। और हर काम विचार पूर्वक करोगे तो हर काम होगा। प्लानिंग बनाकर करो, होगा, क्यों नहीं हो सकता? सारे दुनिया में विचार पूर्वक काम हो सकता है। 200 साल पहले अमेरिका क्या था? कुछ नहीं था। आज अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी ताकत। 200 साल पहले अमेरिका में जो अमेरिका के मूल निवासी थे, वहां इंग्लैंड से अंग्रेज गए और अंग्रेजों ने अमेरिका को इतना महान देश बनाया। आज अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर देश हो गया। ये इतिहास है। नहीं तो अमेरिका में भी आदिवासी लोग रहते थे। मैंने वहां जब गया था तो पूछा, वो आदिवासी कहाँ रहते? कहा पता नहीं कहाँ रहते। मैंने कहा रहते नहीं थे? क्या नहीं रहते थे, मगर अभी पता नहीं चल रहा कहाँ रहते हैं, उनका पता भी नहीं है। मगर अमेरिका पर वो गोरे लोगों ने, इंग्लैंड से जाकर गोरे लोगों ने कब्जा किया और अमेरिका आज सुपर पावर है। तो इसका मतलब ये है कि सब कुछ सोच विचार करके, प्लानिंग करके बनाया जा सकता है, निर्माण किया जा सकता है, और ऐसा संभव है। हम लोग इस पर यकीन करते हैं और इसी के आधार पर मैंने जिंदगी में इतना बड़ा विशाल संगठन खड़ा किया। तो हम लोग अभी रास्ते पर उतरने के लिए काम कर रहे हैं। आप लोगों को भी चाहिए कि हम अपने अभी समाज में जाओ। पढ़े लिखे लोगों के बीच में जाने का कार्यक्रम हम लोगों ने अभी बंद कर दिया है। अब इतना बड़ा पढ़े लिखे लोगों का वांछित संगठन बनाया, उनके पास बुद्धि, पैसा, हुनर, समय, श्रम है, उसका उपयोग करो और हमारे साधारण लोगों के बीच में जाकर मीटिंगें करो। उनका भारत मुक्ति मोर्चा नाम का आंदोलन करने वाला संगठन खड़ा करो, उनको रास्ते पर उतारो। अगर आपने 1000, फिर अगले 6 महीने में 2000, फिर 5000, फिर 10,000 और 10 साल में अगर आपने लाखों लोगों को जिले में उतारना शुरू कर दिया तो हो गया। जो चाहते हो जाएगा, जो चाहते हो जाएगा। केवल लोगों को अपने साथ लगाना है और उनके शक्ति का जो उनको समझ में नहीं आ रही है उसका उपयोग और प्रयोग करना है। इस देश में जैसा परिवर्तन हम चाहते हैं वैसा परिवर्तन हो जाएगा। और इसके लिए कोई चाकू, छुरी, बंदी, गोली, तलवार कुछ भी चलाने की जरूरत नहीं, कोई हथियारबंद आंदोलन चलाने की जरूरत नहीं है। केवल दिमाग को बदलने की जरूरत है और समझाने की जरूरत है। यही काम हमको करना होगा। मैं और ज्यादा विस्तार से अपनी बात कहने के बजाय मैं केवल इतना ही कहने के लिए आपको अपील करूंगा कि आपको ऐसा करना चाहिए और ऐसा आप करोगे। इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।